दोस्तों हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पढ़ेंगे। यह अधिनियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये नोट्स बना के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कैसे इसको पढ़ना है, तब आप भूल नहीं पाएंगे। तो 1961 का अधिनियम संख्यांक 28 याद रख लेना। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है 20 मई 1961 को। 61 का ही एक्ट, 61 में ही जो स्वीकृति मिलती है, अधिनियम बन जाता है। 1 जुलाई 1961 से लागू है, याद रखना। कुल धाराएं 10 हैं, ये भी आप याद रखना। उद्देश्य क्या है? दहेज का लेना या देना प्रतिषिद्ध करने के लिए, ठीक है। दहेज का लेना या देना, लेना भी अपराध है, देना भी अपराध है और मांगना भी अपराध है, याद रखना। संज्ञान कौन कौन ले सकता है? तो धारा 7वीं अपन को इसी में पढ़नी है पहले फॉर्मेट में। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट ले सकते हैं किसी इत्तला पर या किसी परिवाद पर या अन्य किसी जगह से स्वयं संज्ञान भी ले सकते हैं, किसी के परिवाद पर या रिपोर्ट पर भी संज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान दोस्तों नहीं लेगा। धारा 8 आती है, ये है जो फॉर्मेट में पढ़ना है पहले, फिर एक्ट बाद में पढ़ना है। धारा 8 भी यहीं पे पढ़ना है। अपराध कैसे होंगे? तो संज्ञेय होंगे, अजमानती होंगे और असमनीय होंगे। राजीनामा तो ये 8 बताती है, धारा 8, ठीक है। 7 क्या बताती है आपकी कि कौन संज्ञान लेगा? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये ऐसे एक्ट हैं दोस्तों जो अगर पहला पन्ना आपने पढ़ लिया हर एक्ट का तो आधा आपका काम हो जाएगा। नियम बनाने की शक्ति धारा 9 में है, तो 7, 8, 9, 10 यहीं पर लिख लेना है आपको। केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति 9 में और धारा 10 में है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। तो 7, 8, 9, 7 में संज्ञान कौन लेगा? प्रथम मजिस्ट्रेट, वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट। 8 में अपराध कैसे होंगे? संज्ञेय होंगे, अजमानती होंगे, असमनीय होंगे। नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को 9 में, राज्य सरकार को 10 में, ठीक है दोस्तों। निपट गया आपका। आधे क्वेश्चन यहीं से हल हो जाएंगे एक पन्ने से, बाकी 5-6 पन्ने तो आपको आधे क्वेश्चन से सही दिला पाएंगे। अब केवल पढ़ना है दहेज की परिभाषा। तो दहेज की परिभाषा धारा 2 में दी गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दहेज कब क्या कहलाता है? तो कोई भी व्यक्ति क्या क्या सबसे पहली चीज़ देना है कि इसमें क्या क्या मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति देता है या लेता है, या तो जंगम संपत्ति, ठीक है, या स्थावर संपत्ति। संपत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जंगम और स्थावर। जंगम माने चल संपत्ति, जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। और ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है। धारा 30 में क्या क्या कहलाती है? धारा 30 IPC की आप पढ़ लेना, मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो क्या है इसमें आपका लेना या देना होता है। अब ऐसा नहीं कि ये संपत्ति और ये मूल्यवान प्रतिभूति कभी भी आपने किसी को दे दी या मांग ली तो ये दहेज हो गया। कब? सबसे पहली बात तो ये कि ये विवाह के संबंध में मांगी जानी चाहिए, उसके बदले में मांगी जानी चाहिए या दी जानी चाहिए, ठीक है, तब दहेज कहलाएगी। अब कितने समय? तो विवाह के पूर्व भी और विवाह के समय और विवाह के पश्चात भी, 3 कंडीशन में ये मांगी जा सकती है। दोस्तों मैं ऐसा तोड़ के आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको मेंस नहीं लिखना है, आपको सिविल जज का मेंस नहीं लिखना है कि पूरी सेक्शन आपको याद होनी चाहिए, आपको उसके फैक्ट याद होने चाहिए ताकि आपको घुमा घुमा के पूछे तो आप बता सके पूर्व, समय और पश्चात। अब किससे और कौन कौन ले सकता है? तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से, एक पक्षकार के माता पिता और अन्य व्यक्ति, अन्य पक्षकार से, उसके माता पिता से और अन्य व्यक्ति से भी मांग सकता है दहेज। तो 3 लेने वाले हैं, 3 देने वाले हैं। पक्षकार है, उसके माता पिता हैं और अन्य व्यक्ति उस तरफ से। पक्षकार है, माता पिता, अन्य व्यक्ति। इन 6 जोड़ों में से कोई भी किसी से मांग ले या दे ले, ये सब क्या है आपका उसमें चला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे आता है, अपन को ये देखना है, ठीक है, अगर विवाह के संबंध में कोई करार होता है तो ये भी क्या है अपना, ये माना जाएगा कि ये भी क्या है, समझना बात। कोई देते हैं लेते या करार करते तो भी दहेज माना जाएगा दोस्तों कि इतने समय बाद ये चीज़ आपको देना पड़ेगी, या कोई एग्रीमेंट कि मैं अपनी उसमें हिस्सा दूंगा या कुछ भी, ठीक है, तो ये सब उसमें आ जाते हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म में जो मेहर होता है वो दहेज नहीं कहलाएगा। मेहर जानते हो आप क्या होता है? मोहम्मदन लॉ में होता है मेहर। ये वो राशि होती है जो पति अपनी पत्नी को निकाह के समय देता है या भविष्य में देने का वादा करता है कि आप अपना घर छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, इसके एवज में हम इतना पैसा आपको देंगे, ठीक है, ये मेहर होता है, ठीक है, ये दहेज नहीं माना जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये है इसका मतलब। अब आती है धारा 3।
धारा 3 से आपको दंड देखने को मिलेगा। दहेज लेने और देने के लिए क्या शास्ति है, देने के लिए और लेने के लिए, ठीक है। तो कम से कम 5 वर्ष की सजा है देने वाले को, लेने वाले को, ठीक है। अगर ऐसे नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि हमसे दहेज मांग रहा है तो वो उसको भी दंड मिल जाएगा कि तुमने क्यों दिया, नहीं नहीं, अगर पहले से पेशकश करेगा तो अपराधी माना जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष की सज़ा और जुर्माना 15,000 या रकम, दहेज की रकम जो भी अधिक हो उससे कम नहीं होगा। जैसे दहेज 1 लाख है तो जुर्माना उससे कम नहीं होगा। तो सज़ा 5 साल से कम की नहीं होगी, अधिकतम कितनी भी हो सकती है ये इसमें दोस्तों लिखा हुआ है। जुर्माना 15,000 से कम नहीं होगा, लेकिन अगर दहेज की रकम 15,000 से ज़्यादा है तो फिर जुर्माना उससे कम नहीं होगा। मान लो 50,000 का दहेज मांगा था तो फिर जुर्माना 50,000 से कम नहीं होगा और सज़ा 5 साल से कम नहीं होगी, जो लेगा देगा। मान लो जो दहेज मांगा 10,000 रुपये तो फिर 15,000 से कम नहीं होगा, जो 15,000 से कम तो किसी कंडीशन में नहीं होगा। और अगर दहेज की रकम 15,000 से ज़्यादा है तो फिर उस रकम से कम नहीं होगा, ये इस धारा का मतलब है, ठीक है। लेकिन अगर न्यायालय को कोई कारण लगते हैं तो दोस्तों उससे कम कर देगा, 5 वर्ष की सज़ा को कम कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस धारा के अपवाद क्या क्या हैं अब दहेज लेने या देने की, अब कहाँ लागू नहीं होगा, ये भी तो बात है भाई कि कुछ दे नहीं सकता अपनी लड़की को कोई क्या या मांग। तो ये है कि वधू को और वर को, नंबर का पे है वधू और वर को बिना किसी मांग के जो उपहार दिए जाते हैं दोस्तों, वो क्या हैं कि वो मतलब दहेज में नहीं आते हैं, लेकिन वो परंपरागत सूची के होने चाहिए। जैसे स्त्रीधन हो गया, मंगलसूत्र और ये जो उसके गहने होते हैं वो हो गए, या लड़के को कुछ चीज़ें होती हैं जो दी जाती हैं, लेकिन वो परंपरागत प्रकार, ऐसा नहीं कि अब उसको आपने 5 तोले का हार दे दिया, आपकी मतलब स्थिति तो है नहीं, ठीक है। या मान लो आप गिफ्ट में कार दे रहे 7 लाख का, तो ये नहीं चलेगा। परंपरागत प्रकृति की होनी चाहिए और व्यक्ति की हैसियत के हिसाब से 10,000 रुपये तो महीना कमा रहे हो और 10 लाख की कार अपनी लड़की को दे रहे हो तो ये दहेज में आ जाएगा फिर, ठीक है दोस्तों। तो उसकी हैसियत के अनुसार परंपरागत प्रकृति की होनी चाहिए और दोस्तों उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उनकी एक लिस्ट होनी चाहिए और वो लिस्ट दिखानी चाहिए अगर कोई मैटर बनता है तो। धारा 4 आती है दहेज मांगने के लिए शास्ति। अभी लेने देने का तो 3 में निपट गया, अब मांगने का क्या है? तो मांगने में कम से कम 6 साल की सजा है और 2 वर्ष तक की अधिकतम सजा है और जुर्माना है जो मिनिमम सजा 6 माह। याद रखिएगा, इससे सजा बहुत पूछी जाती है। अधिकतम 2 वर्ष की सजा है, ठीक है, और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। ये अधिकतम है, याद रखना, यहाँ कम से कम 1 लाख नहीं है मांगने पे, अधिकतम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगा किसी कंडीशन में। सजा 6 माह से कम नहीं होगी और 2 वर्ष से ज़्यादा भी किसी कंडीशन, क्योंकि मांगा तो है यार, अभी कौन ले लिया, और न्यायालय चाहे तो 6 माह से कम की भी दे सकता है, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाती है धारा 4 का, विज्ञापन पर पाबंदी। तो कोई व्यक्ति कैसे विज्ञापन नहीं निकालेगा? अपने पुत्र या अन्य किसी नातेदार के विवाह के बदले में कुछ संपत्ति या धन देने का जो है प्रस्ताव रखता है कि भाई हमारे पुत्र की शादी कर दो हम इतना पैसा देंगे, या लड़की की शादी कर दो इतना पैसा देंगे, तो ये दोस्तों इसके अंतर्गत अपराध माना जाएगा, ठीक है। और जो कोई ऐसा विज्ञापन मुद्रित करेगा, प्रकाशित करेगा, छापेगा या परिचालित करेगा, बांटेगा, ठीक है, तो वो सब इस धारा के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे और कम से कम 6 माह की सजा होगी, अधिकतम 5 वर्ष। दोस्तों इसमें ज़्यादा सजा है, जुर्माना 15,000 रुपये तक का होगा, ठीक है। न्यायालय चाहे तो सजा कम कर सकता है, ठीक है, ये तो हर जगह लगा होता है। अब 2, 3 और 4 में तो हो गई सजा, 3 में थी लेने देने को, 4 की तो मांगने में विज्ञापन पाबंदी लगा ली 4 और अपन ने मतलब 7, 8, 9 उस तरह पढ़ ली थी। 7 में संज्ञान पढ़ लिया था, कौन लेगा, 8 में संज्ञे अजमानती और वो पढ़ लिया था, सब नहीं होंगे, ठीक है, ये था दोस्तों। 9 और 10 में अपन ने क्या पढ़ लिया था? 9 और 10 में अपन ने ये पढ़ लिया था कि 9 में केंद्र सरकार नियम बना सकती, राज्य में राज्य सरकार बनाएगी। 10 में तो इस तरीके से वहाँ तक हम आ गए। 5 में है दहेज लेने देने के लिए करार शून्य होंगे, कोई भी करार कर लो, आपकी आप लड़के की शादी कर लोगे, हम ये कर देंगे, सब करार शून्य। कोई व्यक्ति कहीं भी जाए सब करार शून्य माने जाएंगे। दोस्तों धारा 5 कहती है, आपने कहा
आप हमारे लड़के की शादी कर लो, हम अपने आपका जो है आप चावल के व्यापारी थे, आपका 50 क्विंटल चावल हम खरीदेंगे इतने इतने रेट पर। सारा का सारा करार शून्य हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। धारा 6 दहेज का पत्नी या उसके वारसों के फायदे के लिए होना, और जो भी दहेज सूचीबद्ध तरीके से दिया जाता है वो जिस लड़की को दिया गया है उसको या उसके वारसों के लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर उस लड़की की कोई संतान हो गई है दोस्तों तो उस संतान को दिया जाएगा, और अगर उसकी संतान नहीं है तो उसके माता पिता को दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो विवाहित औरत क्या है ख़त्म हो जाती है तो की कंडीशन नहीं तो उसी को दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर 7 वर्ष के भीतर होती है दोस्तों मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से होती है तो भी उसके माता पिता को ही दिया जाएगा वापस उसका दहेज। ठीक है, और अगर संतान होगी संतान को दिया जाएगा, इतना क्लियर किया है अन्यथा की स्थिति में। और दोस्तों कब देना चाहिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो ऐसा है कि जैसे मान लो विवाह के पहले क्या किया, विवाह के पहले अगर मिल गया है उस व्यक्ति को तो विवाह जैसे ही होता है उसको 3 माह के अंदर उस स्त्री को लौटा देगा। विवाह के समय दिया गया है तो ठीक है, तो विवाह के समय दिया गया तो जिस तारीख को दिया गया है, ठीक है, या विवाह के समय दिया गया उसके पश्चात दिया गया है, विवाह के समय दिया गया उसके पश्चात दिया गया है, तो प्राप्ति के 3 माह के अंदर। ठीक है, जैसे मान लो विवाह था 18 तारीख को, 18 अप्रैल को, ठीक, तो 18 अप्रैल को दिया गया तो 18 अप्रैल से 3 माह जो है आपको गिनने हैं। ठीक है, और अगर मान लो 25 अप्रैल को दिया गया, 18 अप्रैल को शादी होगी तो 25 अप्रैल से 3 माह गिनना है। और अगर विवाह के पहले दे दिया तो जैसे विवाह संपन्न होता है तो 3 माह के अंदर बाद वापस दे देना। ठीक है, और अगर कोई लड़की ऐसी है जिसको दहेज दिया गया है वो 18 वर्ष की अभी नहीं हुई है तो वो जैसे ही 18 वर्ष की हो जाएगी उससे 3 माह के अंदर उसको लौटा देना है। ठीक है, और जब तक वो रखे रहेगा तब तक नहीं लौटाएगा तब तक उसका न्यासी के रूप में कार्य करेगा। ट्रस्टी न्यासी मतलब वो उस महिला के फायदे के लिए संपत्ति का उपयोग करेगा, अपने फायदे के लिए नहीं कर सकता, विक्रय वगैरह उसका दोस्तों नहीं कर सकता है। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहता है, नहीं कर पाता है तो मिनिमम 6 माह की सजा है दोस्तों, याद रखना। अधिकतम 2 वर्ष की सजा है और जुर्माना 5,000 से कम नहीं होगा, 10,000 तक हो सकेगा दोस्तों। इतनी कठिन सजा का जो है प्रावधान इसमें जो है किया जाता है। ठीक है, और वो मैंने पहले ही बता दिया अगर वो मर जाती है बिना तो वारसों को दी जाएगी और माता पिता को दी जाएगी, वारस नहीं है तो। ठीक है, अब न्यायालय ये भी आदेश कर सकता है कि भैया आपने उसका दहेज रखा है, ये 3 कहती है उपधारा, और आप नहीं दे रहे हैं तो उससे आदेश कर सकेगी न्यायालय कि इससे जुर्माने की तरह वसूल ली जाए। ठीक है, इस जुर्माना वसूला जाता है वैसे इससे वसूल ली जाए। ठीक है, इस धारा की कोई बात धारा 3 और 4 के बंद में प्रभाव नहीं डालेगी, वो अलग कंडीशन 3 और 4 में दंड दिया गया है। अब हमने 7 और 8 6 पढ़ ली, 7 और 8 तो हम पहले पढ़ चुके हैं और 9 और 10 पढ़ चुके हैं, लेकिन 8 का और 8 खा हमें यहाँ पे पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ मामलों में सबूत का भार किसका होगा, जहाँ धारा 3 और 4 के तहत दहेज लेने और मांगने का अपराध किया जाता है वहाँ साबित करने का भार अभियुक्त व्यक्ति पे होगा कि हमने दहेज नहीं दिया है और नहीं लिया है और हमने ना ही मांगा है। ठीक है, अब 8 खा कहती है आपकी। ठीक है, दहेज प्रतिशत अधिकारी कौन सा होगा, तो राज्य सरकार जितने चाहे उतने जो है दहेज प्रतिशत अधिकारी बना देगी। इसके कार्य पर आपको एक बार बैठ से पढ़ लेने हैं कि दोस्तों कैसे कैसे ये जो है क्या क्या कार्य करता है। दोस्तों प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन अब आपको अगर अच्छा लग रहा है चैनल तो ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।